नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने अशोका बैच की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करने आए हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा द एरा ऑफ महाजनपद। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारा भी चल रहा था वैदिक एज। ठीक है, अब जब वैदिक एज हमारी ख़त्म हो जाती है तो हमने पढ़ा था लास्ट में कि वैदिक एज हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक थी हमारी अर्ली वैदिक एज, ठीक है, और दूसरी थी हमारी लेटर वैदिक एज। ठीक है, अब जो हमारी अर्ली वैदिक एज थी, जो प्रारंभिक वैदिक काल था, उसमें जो हमारी सोशल यूनिट थी, सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी, उसको हम बोलते थे जन, JANA, जन। ठीक है, और वही लेटर वैदिक एज में जाके बन जाती है जनपद। ठीक है, छोटे छोटे जन मिलके बना देते थे जनपद। तो अब क्या हुआ, लेटर वैदिक एज के बाद जो हमारे जनपद थे ये मिलके ये अराउंड थे 22 से 23। ठीक है, तो ये सारे मिलके बना लेते हैं जनपद, महाजनपद, महाजनपद। ठीक है, तो ये 22-23 थे, तो ये रिड्यूस हो गए थे टोटल 16। ठीक है, अब ये जो महाजनपद शब्द है इसका जो मतलब है, महा का मतलब होता है बिग, बड़े। ठीक है, और जनपद मतलब जो राज्य थे, राज्य। तो महाजनपद का मतलब हो जाता है बड़े राज्य, जो कि बने थे अराउंड 600 BC के। ठीक है, तो अब इनके बारे में हमको, महाजनपद के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे महाजनपद थे ये हमारे, जैसे हमने डिस्कस करा, ये थे टोटल 16। ठीक है, और ये फैले हुए कहाँ से कहाँ तक थे, ये थे पूरे अफगानिस्तान, मॉडर्न डे अफगानिस्तान से लेकर इंडिया के बिहार रीजन तक। ठीक है, ऐसे फैले हुए थे। जैसे अब यहाँ पे मैप देखें हम, ये वाला रीजन यहाँ से, या यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान अभी, ठीक है, यहाँ से लेकर ये हमारा मॉडर्न डे बिहार। बेसिकली जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, वो था महाजनपद है। अब ये टोटल थे 16, टोटल थे 16। उन 16 में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था, वो था हमारा मगध एम्पायर। ठीक है, जो हमारा मगध साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, तो इसके पावरफुल होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। ठीक है, तो कारण क्या क्या थे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मगध को सबसे पहले लोकेट करें, मगध ये वाला रीजन है। ठीक है, ये वाला रीजन। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, जो ये मगध रीजन है, अभी प्रेजेंटली ये पड़ता है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब छोटा नागपुर, अगर हिंदी में बात करें तो पठार जो है, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये है रिच इन आयरन डिपॉजिट्स। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा जो लौह भंडार है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, मगध में, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में। तो जो मगध की प्रेजेंस थी, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो सबसे ज़्यादा मदद कर रही थी इसको। वहाँ से इनको क्या मिलते थे, आयरन मिलते थे। और आयरन कहाँ पे यूज होता था, आयरन यूज होता था वेपन बनाने में। तो पहला रीजन क्या था कि ये सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, सबसे पहले था रिच आयरन डिपॉजिट्स। ठीक है, दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन था, अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे जो 2 मेन नदियाँ थी इस रीजन में, मगध रीजन में, एक थी हमारी गंगा और दूसरी थी सोन। ठीक है, और जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी 2 नदियाँ बह रही हों, वहाँ का जो एग्रीकल्चर होगा, जो वहाँ की कृषि होगी, वो बहुत ही ज़्यादा अव्वल होगी, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होगी। ठीक है, तो दूसरा रीजन था यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रिवर्स, कौन कौन सी, गंगा या सोन। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर अगर वहाँ का एक्सेल हो गया और कृषि वहाँ की बहुत अच्छी हो गई, तो वहाँ की जो भी प्रजा थी वहाँ पे उनका लालन पालन अच्छे से हो गया। ठीक है, तो उसका जो रिटर्न मिला वो वहाँ के राजाओं को मिला, ताकि उनकी जो प्रजा थी वो काफ़ी स्ट्रांग और उनकी जो सेना थी वो भी काफ़ी स्ट्रांग थी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। पहला था रिच आयरन डिपॉजिट, दूसरा हो गया हमारे प्रेजेंस ऑफ रिवर्स लाइक गंगा एंड सोन। जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ये पहले राजा थे, ये यहाँ की जो राजा थे वो पहले थे जिन्होंने आर्मी में
हाथियों का यूज किया था। तो तीसरा रीजन क्या हो जाएगा, दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। ठीक है, तो ये 3 मेजर रीजंस थे जिनकी वजह से जो मगध था इन 16 के 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सबसे ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, महाजनपद आर वेरी पावरफुल स्टेट्स। जब बनी थी अराउंड 6th सेंचुरी BC। ठीक है, 6th सेंचुरी BC के अराउंड ये आई थी, मतलब 600 BC के अराउंड आई थी। एंड दे इवॉल्व फ्रॉम स्मॉलर जनपद, जैसे कि मैंने बताया आपको, जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने। ठीक है, उसके बाद 16 बने, टोटल 16 महाजनपद। एंड दे स्ट्रेच अक्रॉस इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन हमारा ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया, यूपी वाला रीजन। ठीक है, एंड मॉडर्न डे अफगानिस्तान टू बिहार, माउंटेनस रीजन ऑफ हिमालयाज एंड गोदावरी। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे 16 जो महाजनपद थे कौन कौन से। ठीक है, तो ये लिखी हुई है, ये इनकी लिस्ट, ये महाजनपद की लिस्ट है, ये इनकी कैपिटल है, एंड ये है इनकी कौन कौन सी रिवर इनके रीजन से फ्लो करती थी। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, अब बड़ा टेबल है, अगर आप याद कर सकते हो 16 के 16 और इनकी कैपिटल के साथ तो वेल एंड गुड, बट जो इसमें से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें से एक तो सबसे पहले आपका मगध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मगध, इसकी कैपिटल थी राजगृह, और बाद में शिफ्ट हो गई थी पाटलिपुत्र। ठीक है, और यहाँ पे रीजन में कौन कौन सी रिवर बहती हैं मैंने आपको बता दिया है, गंगा एंड सोन। उसके बाद वत्सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वत्सा की कैपिटल इंपॉर्टेंट है कौसंबी, और यहाँ की जो रिवर्स हैं गंगा एंड यमुना। इसके बाद आ जाती है हमारी कोसला, इसकी श्रावस्ती है कैपिटल, एंड जो यहाँ पे नदी बहती है सरयू। उसके बाद आ जाती है हमारी पांचाल, जिसकी कैपिटल है काम्पिल्य, और जो रिवर बहती है गंगा एंड यमुना। उसके बाद आ जाती है हमारी मत्स्य, ये जो महाजनपद था, और उसकी कैपिटल आ जाएगी विराटनगर, और रिवर बहती है चंबल। उसके बाद आ जाती है अवंती, कैपिटल आ जाएगी उज्जैन या माहिष्मती, एंड देन रिवर आ जाएगी आपकी शिप्रा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा गांधार इज इन नॉर्थन इंडिया, अफगानिस्तान के पास है, पंजाब लाहौर रीजन में, और उसकी कैपिटल आ जाएगी तक्षशिला। ठीक है, एंड रिवर कौन सी बहती है, इंडस। उसके बाद आ जाती है असमक की कैपिटल हो जाती है पैठान। ठीक है, और इनकी कैपिटल हो जाएगी गोदावरी। ठीक है, तो ये मेजर जो महाजनपद है, इनकी तो आपको याद होनी चाहिए, और अगर आप वेल एंड गुड है, अगर आप ये सारी की सारी कर लेते हैं तो और भी बढ़िया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमने कर लिए हैं रीजंस फॉर मगध सक्सेस, एडवांटेजेस, ज्योग्राफिकल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट, जिससे कि उनको क्या मिले, वेपन्स। ठीक है, उसके बाद उनकी 2 कैपिटल थी, राजगीर एंड पाटलिपुत्र, सिचुएटेड एट वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ एक और पॉइंट आ जाता है, जो ये 2 कैपिटल थी, ये ट्रेड रूट में आती थी। ट्रेड रूट मतलब जो व्यापार का जो रास्ता था वो इन्हीं 2 शहरों से होकर गुजरता था, जिससे कि ये कॉमर्शियली भी और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ रिवर्स, लाइक ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, गुड एग्रीकल्चर, and then last strong and powerful army. They had a very strong and large powerful army, and they were the first one to use elephant in wars. ठीक है, तो ये थे इनके रीजंस सक्सेसफुल के। अब बात करते हैं मगध एम्पायर की, क्योंकि इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मगध एम्पायर की जब हम बात करते हैं, मगध एम्पायर में मेजरली 3 डायनेस्टीज आई। सबसे पहले थी हरियांग डायनेस्टी, ठीक है, दूसरी थी हमारी शिशुनाग, और तीसरी थी हमारी नंदा डायनेस्टी। ठीक है, अब जो हमारी हरियांग डायनेस्टी थी उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैतृहंत डायनेस्टी। ठीक है, पैतृहंत डायनेस्टी क्या, पैतृहंत मतलब पितरी का अंत करने वाले, मतलब ये जो शासक थे ये अपने पिता की हत्या करके गद्दी में बैठ जाते थे। ठीक है, तो हरियांग डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो जो इसका फाउंडर था वो थे बिंबिसार के दादा, लेकिन बिंबिसार को रियल फाउंडर माना जाता है क्योंकि इन्हीं के राज में ये वाला जो डायनेस्टी थी ये मतलब फ्लरिश हुई। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ ओरिजिनली फाउंडेड इन 566 BC एंड बाय द ग्रैंडफादर ऑफ बिंबिसार, बट एक्चुअल फाउंडेशन वाज लेड बाय बिंबिसार। ठीक है, तो अब बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये कंटेम्प्रेरी, ये समकालीन था बुद्धा का और महावीर का, मतलब जिस समय, समकालीन का मतलब होता है जिस समय ये बिंबिसार रह रहा था उसी टाइम बुद्ध और महावीर भी जिंदा थे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो जाता है, क्वेश्चन में बहुत बारी पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेम्प्रेरी या वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। ठीक है, तो समकालीन था किसके, बुद्धा के एंड महावीर के। ठीक है, इसके बाद ये जो
बिंबिसार राजा था, ये बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसका मतलब ये था कि इसने क्या करा, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जो अपने आसपास के राज्य हैं उनके साथ मीटिंग्स और उनके साथ संधि वगैरह करने लगे। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है, इसने क्या करा कि जो अवंती जो एक और महाजनपद था, उसका जो राजा था चंद प्रयोदत्त, उसके कोर्ट में अपना, एक बार ये बीमार हो गया था चंद प्रयोदत्त, तो इसके कोर्ट में अपना फिजिशियन, अपना जो डॉक्टर था जीवक, उसको भेजा, ठीक है, ताकि इसकी गुडविल, एज अ गुडविल इसको रेट कर सके, ठीक है, चंद प्रयोदत्त इसको हेल्प कर सके, ठीक है। तो ऐसे करके इसने अपने अलायंसेस बनाए, ठीक है, बिंबिसार ने। उसके बाद एक और फैक्ट जो एग्जाम में से रिलेटेड पूछा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू हैव अ वेरी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम बात कर रहे थे वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता था कि जो आर्मीज होती थी, आर्मीज होती नहीं थी, किंग जो राजा होते थे उनकी कोई अपनी पर्सनल आर्मी नहीं होती थी, ठीक है। उनका जो भी ट्राइब्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे कि जैसे अगर मान लो कभी लड़ाई हो गई, ठीक है, तो ऐसी जैसे अभी हमारे इंडिया में क्या है, जैसे एक पर्टिकुलर एक आर्मी है, ठीक है, अगर कभी कोई लड़ाई हो जाए तो वो आर्मी आएगी और वो जाके ऑपरेशंस करेगी। लेकिन पहले क्या होता था कि ऐसे कोई अलग से आर्मी नहीं है, लोग दिन भर अपना काम कर रहे हैं, अगर जैसे ही कोई वॉर लग गया तो वो सारे के सारे कबीले के लोग आपस में मिलके लड़ाई में प्रस्थान कर देते थे, ठीक है। तो ये पहला किंग था जिनकी अलग से स्टैंडिंग आर्मी थी, मतलब उस आर्मी का वो जो लोग थे उनका काम था युद्ध में किंग को सपोर्ट करना, ठीक है। तो पहला किंग कौन था, ऐसा बोला जाता है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज श्रेनिक। जैन टेक्स्ट है, जो जैन धर्म के जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें भी मेंशन किया गया है, इनका इस बिंबिसार का जो नाम मेंशन किया गया है वो लिखा गया है श्रेनिक, ठीक है। तो ये था बिंबिसार के बारे में। नेक्स्ट बिंबिसार के बाद आता है हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु ये हमने डिस्कस कर लिया। अजातशत्रु जब आया था तो अजातशत्रु के अंडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो हुआ था वो था हमारी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बौद्ध परिषद, ठीक है। अभी जब पहली बौद्ध परिषद हुई थी, ठीक है, तो ये किसके कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, बिहार में हुई थी, और किसके अंडर हुई थी, अजातशत्रु के अंडर हुई थी, ठीक है। तो इसी में से एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है कि हमारा अजातशत्रु के अंडर कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उडाइन। उडाइन जब आया था तो इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया था कि जो पाटलिपुत्र है, जिसका मॉडर्न नेम क्या है, पटना है, उसकी खोज की थी, उसकी स्थापना की थी एज अ न्यू सिटी। और जो उनकी कैपिटल थी पहले जो हमारे हिरियांग डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल थी राजगीर, ठीक है। राजगीर से इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्र। इसलिए अगर हम अभी बात करते हैं, हमने यहाँ पे टेबल में देखा था कि मगध की 2 कैपिटल्स लिखी हुई, राजगीर और पाटलिपुत्र, ठीक है। तो राजगीर थी पहले, और जब उडाइन आया, उडाइन ने जो कैपिटल थी वो कर दी थी शिफ्ट पाटलिपुत्र, जो कि मॉडर्न नेम से जाना जाता है पटना के नाम से, ठीक है। तो ये हो गया उडाइन। उसके बाद हमने बात करी थी हिरियांग डायनेस्टी के बाद आई थी हमारी शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश। अब जो शिशुनाग वंश था उसका फाउंडर था, जो उसका संस्थापक था वो था शिशुनाग, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जो इसमें इंपॉर्टेंट किंग है वो था काल अशोक। इसके टाइम में क्या हुआ था, इसके टाइम में हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल या फिर दूसरी बौद्ध परिषद, और इसने कहाँ करी थी, इसने करी थी वैशाली में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काल अशोक। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है कि काल अशोक जो था उसके टाइम में कौन सी बौद्ध परिषद हुई थी, वो हुई थी सेकंड वाली। फर्स्ट वाली हमने कर ली अजातशत्रु, सेकंड वाली हो गई काल अशोक। और एक और काम जो शिशुनाग डायनेस्टी का था, वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो अवंती, एक अभी हमने बात करी थी अवंती एज अ महाजनपद, इसकी जो पावर थी ये बहुत बढ़ रही थी। तो ये जो शिशुनाग वंश थी, इन्होंने इसकी पावर को क्या कर दिया था, सप्रेस कर दिया था, इसको थाम दिया था, इसको कम कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, जो हमारी लास्ट डायनेस्टी थी मगध एम्पायर की, वो थी हमारी नंदा डायनेस्टी, ठीक है। अब जो नंदा डायनेस्टी थी ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज थी इस एम्पायर की, ठीक है। तो जो हमारी नंदा डायनेस्टी थी उसका जो फाउंडर था वो था महापद्मनंदा, ठीक है। अब महापद्मनंदा जो था, इसमें से इसने क्या करा था, इसने ना टाइटल्स लिए थे, इसने उपाधि ली थी, इसने 3-4 उपाधि ली थी। एक तो इसने अपने आप को क्या कहा, एक इसने बोला अपने आप को एक रथ का मतलब होता है द सोल मोनार्क, मतलब एक ही किंग है, उसने आसपास के जितने भी छोटे मोटे राजा थे सबको हरा रखा था युद्ध में, ठीक है। एक रथ, एक ही राजा, इसका मतलब होता है एक ही राजा। दूसरा इसने ले रखा था उग्रसेन उपाधि, ठीक है।
उग्रसेन का मतलब होता है कि द वन हु हैज अ वेरी लार्ज आर्मी, ठीक है, मतलब जिसके पास बहुत ही विशाल सेना हो, ठीक है, उग्रसेन। तीसरा जो इसने नाम ले रखा था वो था सर्वशत्रंतक। सर्वशत्रंतक, सर्वशत्रंतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, मतलब जिसके साथ भी इसने वॉर लड़ा है, ठीक है, तो उसके सारे क्षत्रियों को, मतलब ऑब्वियसली जो युद्ध में जाते थे वो हमारी क्षत्रिय कास्ट होती थी, ठीक है, तो सारे क्षत्रियों का अंत करने वाला, ठीक है। और इसने एक और उपाधि ली थी, वो था सेकंड परशुराम। सेकंड परशुराम, ठीक है। तो ये सारी की सारी उपाधियां किसने ली थी? महापद्मनंदा ने। और ये जो हमारी डायनेस्टी थी, कौन सी? नंदा डायनेस्टी, ये इकलौती नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, ठीक है, नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, मतलब ये क्षत्रिय कास्ट से नहीं आते थे, ठीक है। तो इससे पहले, तभी इसने नाम भी क्या देते हैं? सर्वशत्रंतक, ठीक है। तो इसके बाद जब महापद्मनंदा चला जाता है, उसके बाद कौन बनता है राजा? उसके बाद बनता है धनानंद। अब धनानंद जो राजा होता है, उसके टाइम में, जब वो राजा होता है तो उसके टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। उस इवेंट का नाम होता है कि अलेक्जेंडर इंडिया आता है, ठीक है। अलेक्जेंडर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिकंदर। तो जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में राजा होते हैं वो जैसी वो एंटर कहाँ से करता है? जैसे अगर हम इंडिया का यहाँ पे मैप बनाएं, वो एंटर करता है यहाँ से, बिल्कुल नॉर्दर्न साइड से, पाकिस्तान वाली साइड से आता है वो। अलेक्जेंडर आता कहाँ से? ग्रीस से आता है। तो आता क्यों है? उसको था, उस अलेक्जेंडर का जो एम्बिशन था, पैशन था, वो था पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना, ठीक है। तो वो इंडिया जब देखता है इंडिया में धन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से अट्रैक्ट होकर वो इंडिया में कोशिश करता है इन्वेड करने की, ठीक है। तो जब वो इन्वेड करता है, जैसे ही वो नॉर्दर्न इंडिया में पहुँचता है तो उसको राजा मिलते हैं। जैसे एक मिल जाता है अंबी, तक्षशिला जो रीजन है हमारा, यही गांधार वाला रीजन है, यहाँ का राजा होता है एक अंबी, ठीक है। और एक और राजा होता है यहाँ पे पुरुष, ठीक है। तो इनके साथ वो लड़ाई स्टार्ट करता है। अब जो अंबी राजा होता है वो क्या करता है? वो तो गिव अप कर देता है, ठीक है। वो देखता है कि अलेक्जेंडर ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स ऑफ दैट टाइम, तो वो क्या करता है? गिव अप कर देता है। लेकिन जो पोरुस होता है, दूसरा किंग होता है, वो लड़ता है, ठीक है, आखिरी दम तक लड़ता है, ठीक है। जब लड़ाई होती है इसकी, किसकी? पोरुस की और अलेक्जेंडर की। उस युद्ध को, उस वॉर को नाम दिया गया है बैटल ऑफ झेलम, ठीक है, बैटल ऑफ झेलम या फिर हडेस्पस। और ये कब हुई थी? 326 BC में, ठीक है। अब इस वॉर में क्या होता है? इस वॉर में अलेक्जेंडर क्या करता है? पोरुस को हरा देता है। लेकिन जो अलेक्जेंडर होता है वो इंप्रेस हो जाता है पोरुस से, कि उसकी बहादुरी, उसके वेलर को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो उसका जितना भी शासन उसने लड़ाई में जीत रखा होता है उसको वापस कर देता है, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं अब ये रिवर को क्रॉस करके, झेलम को आगे क्रॉस करके मैं जाऊँगा, जब मगध एम्पायर है वहाँ पर भी अटैक करूँगा। लेकिन उस वक्त जो मगध का रीजन होता है वहाँ पे किंग होते हैं नंदा वंश होता है। हमने पढ़ा था धनानंद किंग होता है। तो जब उसको पता चलता है जो नंदाज है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द पावरफुल आर्मीज हैं इनके पास, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो रिट्रीट कर लेता है, वो वापस चला जाता है। एंड देन बेबीलोन में जाके, बेबीलोन इज इन इराक में रीजन है, वहाँ पे जाके उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये था अलेक्जेंडर। अब जब वो इंडिया आता है अलेक्जेंडर, ठीक है, तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है? इंडिया और ग्रीस के बीच में जो ट्रेड रूट होता है वो डायरेक्टली अब स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब जो व्यापारी होंगे ग्रीस से, वो भारत आ जाते थे डायरेक्ट, और इंडिया वाले ग्रीस चले जाते थे, ठीक है। और दूसरा क्या था? अब वहां से जो ग्रीक आर्ट थी, ग्रीक आर्ट जो थी, वो पॉपुलर हुई इंडिया में, ठीक है। और उसकी वजह से जो उसके इंप्रेशंस थे, जो उसके तत्व थे, वो किस में दिखे? वो दिखे हमारे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है। जो ग्रीक फीचर्स थे, जैसे हम बात करेंगे, अभी आएगा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ पे जो बुद्धा की मूर्ति थी उसमें हेलेनिस्टिक फीचर्स दिखे। वो जो हेलेनिस्टिक फीचर्स थे वो ग्रीक फीचर्स है, वो ग्रीक से यहाँ से प्रभावित होकर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में दिखे, ठीक है। तो ये थे प्रभाव किसके? अलेक्जेंडर के इन्वेजन के, जो अलेक्जेंडर ने आक्रमण करा भारत पर, उसके, ठीक है। तो ये होगी अलेक्जेंडर की बात। तो इसी के साथ ये जो हमारा छोटा सा टॉपिक था हमारा क्या बोलते हैं, महाजनपद का, ये हो जाता है ओवर, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब जो इसके बाद आएगा, अब जब हमारा मगध एम्पायर, बिल्कुल जो लास्ट डायनेस्टी थी हमारी, इसकी नंदा डायनेस्टी, ये हो जाती है ख़त्म। तो जब धनानंद होगा, इसकी जो असैसिनेशन होगा, जो इसकी हत्या कौन करेगा? इसकी हत्या करेगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और इसकी हत्या करने के बाद ये करेगा मौर्यन डायनेस्टी करेगा, डायनेस्टी स्टार्ट,
मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट करेगा। ठीक है, और ये जो आपका टॉपिक होगा मौर्यन एम्पायर, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें से कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक आप अपना पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।